ईरान की आर्थिक रीढ़ पर वार, ईरान का जो क्राउन ज्वेल कहा जाता है उस पर वार, एक तरीके से ईरान की रीढ़ की हड्डी, इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी पर वार। अमेरिका ने स्ट्रेटजिकली ये बहुत अच्छा किया, जंग जीतने के हिसाब से, जंग में वो टारगेट्स अचीव करने के हिसाब से जो वो लेकर चल रहा था, या यही अमेरिका की ऐतिहासिक भूल साबित होने वाला है, इस पर चर्चा होगी आज। लेकिन आज के वो तमाम अपडेट्स जो इसके इर्द गिर्द इसको आपको देखने का एक नजरिया देंगे वो दिखा देता हूं। पहले तेल अवीव में हमले का सबसे ताजा वीडियो आया, वो आपके सामने रख रहा हूं। ईरान के मिसाइल हमले के बाद लगी आग, मिसाइल हमले तेल अवीव पर लगातार जारी है। एक बार फिर से तेल अवीव पर हमला हुआ है और तेल अवीव पर हमले के बाद देखिए हालात वहां के क्या हैं। इस समय जो मैं आपके सामने तस्वीरें रख रहा हूं, देखिए वहां सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग उस जगह से दूर रहने के लिए लोगों को कह रहे हैं। अधिकारियों के ठिकानों तक पर, सैन्य अधिकारियों के ठिकानों को भी निशाना बनाकर हमला किया गया है। यहां पर अब आप देखें तेल अवीव, ये इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक तरीके से इसको सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानी भी कह लीजिए। और वहां पर इस तरह का हमला ये बता रहा है कि प्रोटेक्शन दे तो रहा है आयरन डोम, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है किस दिन किस एक जगह की किस्मत उतनी अच्छी नहीं है और क्या वहीं से मिसाइल का, किसी ड्रोन का लीकेज होगा और वो इजराइल के लिए, तेल अवीव के लिए, वहां के लोगों के लिए मुसीबत का सबब होगा। यहां तस्वीरों में वही दिखा रहा है, वहां यहां यही दिखाई दे रहा है। और आगे हमारे संवाददाता मनीष झा जो इजराइल पहुंचे हुए हैं, वहां से उन्होंने आपके लिए और ज्यादा ब्यौरा जुटाया, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिलहाल अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इजराइल में डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिव है। ईरानी मिसाइल हमले के बाद सिस्टम एक्टिव वहां लगातार इंटरसेप्शन में लगा हुआ है। आयरन डोम ने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। तो ऐसा नहीं है कि मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मिसाइलें एक साथ मारी जा रही हैं कि आयरन डोम उनसे एक बार में निपटने में उतना सक्षम दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए आसमान में कैसे ईरान की तरफ से आ रही मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया और उसको हवा में ही नष्ट किया गया। ये जमीन तक पहुंच जाती तो एक बार फिर तबाही दिखाई देती। इसको रोका तो गया, लेकिन कई मिसाइलें लीक हो रही हैं और इस डिफेंस शील्ड को भेद रही हैं। यहां पर हालांकि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया। मिसाइल जब हवा में इंटरसेप्ट की जाती है तो उस समय बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे अपने पौराणिक ग्रंथों पर बने हुए सीरियलों में देखा होगा, जब इधर से चलने वाले तीर को दूसरी तरफ से आ रहे तीर रोकते हैं, काटते हैं और उन्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ईरान की ड्रोन ताकत का प्रदर्शन, एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए गए। ड्रोन ताकत यहां पर ईरान ने अपनी दिखाई। मिसाइल ताकत तो दिखा ही रहा है, यह भी बता रहा है कि उसे ड्रोन ताकत भी क्यों कहा जाता है। दुनिया की बड़ी ड्रोन ताकतों में जिनका शुमार होता है उनमें से एक टर्की और दूसरा ईरान। शहीद 136 जिसने रशिया यूक्रेन के समय भी पूरा गेम बदल दिया था, और यहां पर भी वही दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से ड्रोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं। ये देखिए ड्रोन्स की लॉन्चिंग, और ये ड्रोन्स भी मिसाइलों की तरह ही खतरनाक होते हैं, बहुत कम कीमत पर बनते हैं। अगर इनको इंटरसेप्ट किया जाता है तो वहां एक बड़ा एट्रिशन दिया जाता है दुश्मन को, जहां इनको इंटरसेप्ट करने के लिए बड़ी कीमत की मिसाइल को लगाया जाता है और एक तरीके से दुश्मन को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाई जाती है। उनके रिसोर्सेज को, उनके रिजर्व्स को डिप्लीट किया जाता है, और अगर ये लक्ष्य को भेदने में कामयाब हो गए तो बहुत कम खर्चे में बड़े लक्ष्य को बूम कर दिया जाता है। यहाँ एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए गए, उन्हीं की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूं मैं, किस तरीके से हवा में मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया और किस तरीके से उनको नष्ट किया गया, और कैसे यहां पर ये ड्रोन एक साथ लॉन्च हुए। और इस तरह के ड्रोन्स और मिसाइल जब बराज के तौर पर छोड़े जाते हैं, जब स्वाम के तौर पर छोड़े जाते हैं, जब समूह में, जब ग्रुप में छोड़े जाते हैं तो उनका रोकना मुश्किल हो जाता है। अमेरिकी ठिकानों की तरफ रवाना होते ड्रोन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें आपको आसमान में किस तरीके से इंटरसेप्ट किया गया, मिसाइल को रोका गया, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो ड्रोन जो लॉन्च हुए। ये ड्रोन भी एक साथ कैसे लॉन्च होते हैं, वन आफ्टर अनदर, एक एक करके भी लॉन्च होते हैं और एक साथ भी लॉन्च होते हैं। और जब एक साथ लॉन्च होते हैं तो इनका भी वही मकसद होता है कि एक साथ जाकर वहां के एयर डिफेंस को इतना सैचुरेट कर देना कि कई ड्रोन अगर रोक भी लिए जाएं तो कुछ एक ड्रोन अपना लक्ष्य भेदने में कामयाब हों। और इसी तरीके से मिसाइल के बराज छोड़े जाते हैं। मिसाइल के बराज, स्वाम ड्रोन, ये खासी मुसीबत बने हुए हैं अमेरिका और इजराइल के लिए इस जंग सिनेरियो में। आगे देखिए जरा, यहाँ ड्रोन आप देख ही रहे हैं और यहाँ IRGC ने इनका वीडियो जारी करके बताया है कि वो किस तरीके से मुसीबतों का बायस बन रहे हैं अमेरिका और इजराइल के लिए। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूँ। यहाँ देखिए जरा,
इजराइल के बेरशेबा में ईरान का हमला, मिसाइल हमले के बाद भीषण आग लगी है। टेल अवीव के बाद ये दूसरा हिस्सा देखिए, बीरशेबा, ये भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बीरशेबा में किस तरीके से आग लगी हुई है, यहां पर देखिए जरा, ये एक बड़ी इमारत और इमारत के करीब ही गिरी हुई मिसाइल और आसपास उठता धुआं, एकदम निर्जन दिखाई दे रही है। अब ये जगह कुछ एक गाड़ियां खड़ी जरूर हैं लेकिन कोई हरकत नहीं है। स्टेशनरी गाड़ियां यहां पर खड़ी दिखाई दे रही हैं, कोई आदमियों की कोई आवाजाही नहीं है। जाहिर है यहां एयर रेड सायरन भी बजा होगा, लोग बंकर्स की तरफ चले गए होंगे, उसके बाद मिसाइल गिरी होगी तो अभी उन लोगों को अपनी जगह से वापस आकर इस जगह पर आने के लिए जाहिर है अभी तक संदेश नहीं गए होंगे, इसीलिए जगह निर्जन दिखाई दे रही है। आगे अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आज की शाम हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। प्रोफेसर अमिताभ भी मेरे साथ इस चर्चा में है और इस समय मनीष झा वॉर जोन से सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं इजराइल से और ज्यादा अपडेट के साथ उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये खबर आपको बता देता हूं, कुछ ही देर में आशीष सिंह भी हमको यहां स्टूडियो में ज्वाइन करने वाले हैं। पहले ये खबर देखिए, तेल अवीव में जहां क्लस्टर बॉम्ब गिरा, वहां से हमारे संवाददाता मनीष झा आपके लिए एक्सक्लूसिव जानकारियां जुटाकर और फिर अगले डेस्टिनेशन के लिए निकले हैं। तो पहले ये उनका वॉक थ्रू देख लीजिए वहां से। टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप तेल अवीव में तबाही का वो मंजर देखिए जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं यहीं पर ईरानी मिसाइल, वो मिसाइल जिसके साथ क्लस्टर बम लगे हुए थे, वो आकर गिरे थे और उसकी वजह से इस घर की क्या हालत हो रही है वो हम टीवी 9 के कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस घर की हालत क्या है, इसका जर्रा जर्रा यहाँ पर जल चुका है, कुछ भी बचे हुए होने का निशान नहीं मौजूद है और ये कैमरे पर आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस वक्त ये मिसाइल तेल अवीव के आसमान में आया था तब भी टीवी 9 की टीम लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। हमने उस वक्त उस मिसाइल को देखा और फिर साथ में देखा कि इजरायली एयर डिफेंस ने किस तरह से इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन इंटरसेप्ट के तुरंत बाद ही दर्जनों की संख्या में उसके टुकड़े टुकड़े आसमान में दिखाई देने लगे और जो कि ईरानी मिसाइल का जो आप कह सकते हैं कि एक स्टाइल है क्लस्टर बम के साथ, जब वो आता है और कई टुकड़े में बढ़ जाता, उसमें से एक टुकड़ा आकर इस घर पर गिरा और जिसकी वजह से ये घर धू धू कर जलने लगा और उसके बाद ये हालत है। और इस तरह के हमलों के बाद ही अमेरिका और इजराइल ने यह फैसला किया कि अब वहां मारेंगे जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है और इसीलिए ईरान को दर्द वहां दिया गया है जहां यह सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है। ये जो यहां लिखा हुआ आप देख रहे हैं, जो बहुत कुछ आपको स्वर्ग से मिलता जुलता भी दिखाई दे रहा है, ये असल में ईरान के लिए अभी तक एक स्वर्ग की तरह काम करता आया है। हालांकि ये खर्ग है, ये एक आइलैंड है, ये एक कोरल जिसको आप प्रवाल द्वीप कहते हैं, ये कोरल आइलैंड है, लेकिन ये कोरल आइलैंड असल में वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी का 90% अपने आप में कंटेन किए रहा है और इसीलिए इसको वहां का जेवल भी कहते हैं, मतलब मुकुटमणि जैसे कहा जाता है ना, ये मुकुटमणि का काम करता रहा है। ईरान विजय का क्या अंतिम मार्ग है ये? क्या इसीलिए खर्ग संहार किया गया है या खर्ग पर संहार करके मधुमक्खी के छत्ते पर आपने पहले एक जो पत्थर डाला था अब आपने बड़ी सी ईंट मार दी है और इसके बाद आपके लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं? इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए हमारे एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह खबर देखिए, ईरान के स्पेस रिसर्च सेंटर पर इजराइल का हमला। ईरानी स्पेस रिसर्च सेंटर पर इजराइल ने हमला किया। ईरानी एयर डिफेंस फैक्ट्री पर भी मिसाइल अटैक। ईरानी एयर डिफेंस फैक्ट्री पर भी मिसाइल अटैक। एयर डिफेंस के लिए, एयर डिफेंस का साजो सामान बनाने वाली फैक्ट्री जो यहाँ पर है, एरोस्पेस के लिए जहाँ रिसर्च होता है, वो अनुसंधान दोनों ही जगहों पर कैसे इजराइल ने यहाँ हमला किया है वो तस्वीरें आपके सामने में रखने वाला हूँ। ये इंटरसेप्शन वाली मिसाइल इंटरसेप्शन वाली तस्वीर हटाइए, हाँ ये है वो तस्वीर जहां पर, और असल में यहां पर जो आप देख रहे हैं वो तो B-2 बॉम्बर्स ने जब उड़ान भरी खर्ग के लिए तो वो उस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जब इजराइल पर हमला किया गया। इजराइल पर हमला जब तेल अवीव में हुआ, बीरशेबा में हुआ, उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। आसमान में कुछ मिसाइलें रोक ली गई, उसकी तस्वीरें आपने देखा। मैंने आपको यह भी बताया कि किस तरीके से खर्ग को निशाना बनाया गया है। क्या ये अंतिम प्रहार है एक तरीके से अमेरिका और इजराइल की तरफ से? लेकिन इधर ये जो खबर देख रहे हैं आप, ईरानी स्पेस रिसर्च सेंटर पर हमला, एयर डिफेंस सिस्टम जहां बनाए जा रहे थे वहां पर हमला। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। बेरूत में इजराइल का विध्वंसक हमला। बेरूत के दक्षिणी इलाके में भारी तबाही हुई है, रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। यहाँ लेबनान में भी लगातार हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से, इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह यहाँ से अपनी एक्टिविटीज को चालू किए हुए है। और यहाँ इन्हीं हमलों के बीच में एक सवाल और उठता है कि हिजबुल्लाह जितना एक्टिव दिखाई दे रहा है, हूती इस समय शांत क्यों है? क्या हूती कदरन शांत है? हूती के बारे में जो सोचा जा रहा था उस तरह के हमले हूती ने अभी तक क्यों नहीं किए हैं? प्रोफेसर अमिताभ, क्या हूती
हूती अभी शांत है और उसके पीछे कोई वजह है? देखिए, हम लोग कल इस पे बात कर ही रहे थे, खर्क पे भी कर रहे थे, हूती पे भी कर रहे थे। खर्क तो रात में डिमोलिश हो गया, एटलीस्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशन। हूती एक सबसे बड़ा, मुझे कहें, एक मिस्ट्री है। क्यों अब तक वो क्या कर रहे हैं? हमें तो ये पता था, अमेरिका ने ये बताया था दुनिया को, इजराइल ने, कि ईरान के इशारे पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब हूतियों का क्या हुआ है? हूती इस समय ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं। उनको ये पता है कि ईरानियन रिजीम अब बचेगी नहीं, और अगर ईरानियन रिजीम नहीं बचती है तो उनके पास वो सिर्फ टेररिस्ट गैंग ही नहीं है, वो हमास और हिजबुल्लाह नहीं है, उनके पास टेरिटरी है। एक आधा, आप मान लीजिए कि वो पूरा यमन का कंट्रोल करते हैं। अगर वो हार जाते हैं इस युद्ध में तो उनका वो पार्ट चला जाएगा और सऊदी अरेबिया इन पर हावी हो जाएगा। आपको याद होगा, अमेरिका ने इनसे डील की थी और उन्होंने कहा था कि आप जितने भी अमेरिकन शिप्स हैं या इंस्टॉलेशंस हैं जो रेड सी से गुजरती हैं, सुएज कैनाल की तरफ जाती हैं या उधर से आती हैं, उन पर आप अटैक नहीं करेंगे। और इसके पहले बहुत सारे डिफेंस उनके एस्टैब्लिशमेंट, उनके लीडर्स को मार दिया गया था, उनके प्राइम मिनिस्टर को मार दिया गया था। और तब तक उन्होंने इस बात पर सहमति जाहिर की कि हम अमेरिका पर अटैक नहीं करेंगे। इजराइल पर वो कमोबेश करते रहे, लेकिन उन पर अब तक अटैक। तो मुझे लग रहा है ये डील हुआ है, अमेरिका उसमें की सहमति है। नहीं तो अभी अगर ये मान लीजिए रेड सी बंद कर दिया होता इन्होंने, तो आप समझिए तबाही तबाही थी। ना तेल उधर से जाता, ना कार्गो इधर से जाता। तो पूरी दुनिया में इस समय हूतियों को ने बचा कर रखा है। इसके साथ हमास ने भी आज कह दिया, ईरान, बड़ी खबर आप कह रहे हैं, मतलब कोई आइडियोलॉजिकल कनेक्शन नहीं था क्या ईरान के साथ इनका? ये कुल मिलाकर भाड़े पर जब तक इनको रिसोर्सेस ईरान से मिलते रहे और इनको लगता रहा कि वहां से इनको आने वाले दिनों में भी सप्लाईज मिलती रहेंगी, तब तक इनको लगा कि उनके साथ रहना है। और अब ये ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इन्होंने अपनी निष्ठा बदल दी है क्या? ये बहुत बड़ी खबर है जो आप बता रहे हैं। लेकिन पहले जरा ये भी बता दूं मैं आपको, दक्षिणी लेबनान में इजरायली अटैक हुआ है, हमले में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। मतलब कम से कम इस समय ईरान अगर सोच रहा होगा तो ये पा रहा होगा कि हमास हमारे लिए ठीक थे, हिजबुल्लाह ने हमारे साथ निष्ठा निभाई, लेकिन हूती हमसे पलट गए। जनरल कुलकर्णी। दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहूँगा हूथीज़ को सामने उनके जिबूती बेस है जहाँ पे बहुत सारे देश हैं, तो वो जानते हैं कि ईरान का क्या हाल हो रहा है, उससे अपने आप से बचने के लिए। जहाँ तक लेबनान का सवाल है, ज़रूर लिटनी नदी और ब्लू लाइन के बीच में मकसद इजराइल का ये है कि सदर्न लेबनान से सारे के सारे सिविलियंस जो है वो वेकेट करे, जिससे कि हिजबुल्लाह को वहाँ पे कोई क्षण जो वहाँ पे मिलता है वो ना मिले। उसके साथ साथ ही जिस प्रकार से उन्होंने पूरे सदर्न लेबनान के ऊपर कब्जा जमा लिया है और सदर्न बेरूट के ऊपर जिस प्रकार से हमला कर रहे हैं, हिजबुल्लाह में लेबनान में तकरीबन 8 लाख लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं, डिस्प्लेस भी हो चुके हैं। तो बहुत बुरा हाल है लेबनान का, इसमें कोई शक नहीं। लेबनान आर्मी जो है वो कहना चाहती है कि वो हिजबुल्लाह से अलग है, लेकिन हिजबुल्लाह का इतना ज़बरदस्त दबाव था। लेकिन अगर बहुत सारे लोग लेबनान में जो चल रहा है उसको ग्रेटर इजराइल बनाने की दिशा में किया जा रहा काम के तौर पर भी देखते हैं क्या वाकई ऐसा है। लेकिन उससे पहले ये खबर देखिए, बेरूत के बुर्ज हम्माद में एयर स्ट्राइक हुई है। 24 घंटे में 2 बार एक ही इमारत पर हमला हुआ है। हमले के बावजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। एक ही इमारत को 2 बार निशाना बनाया जाना, तो क्या यहाँ पर हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोग मौजूद थे? क्या इसलिए इसको निशाना बनाया गया है? आप जानते हैं लेबनान वो जगह है जहां से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। ये वो प्रॉक्सी है ईरान का जो इजराइल के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। इसीलिए लेबनान को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और उसकी राजधानी बेरूत को तो एकदम तबाह करने पर इस समय इजराइल आमादा है। और यह भी बताया जा रहा है कि उसका जो सदर्न हिस्सा है, मतलब इजराइल से लगने वाला जो उसका हिस्सा है, वहां पर तो यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के लोग भी तैनात हैं। किसी तरह की एक्टिविटी उधर बॉर्डर से ना होने पाए, ये बातें इंश्योर की जा रही हैं। यहां जो हमले हो रहे हैं, क्योंकि इस तरफ से ही होते हुए हमारे संवाददाता मनीष झा इजराइल में दाखिल हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ देखा है और आज क्या महत्वपूर्ण है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। मनीष, अगले 1 मिनट आपके। धन्यवाद दिनेश। मैं आपको बता दूं कि अभी चूंकि आप लोग लेबनान की चर्चा कर रहे हैं, तो TV9 की टीम अभी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है जहां हम हाइफा को क्रॉस कर रहे हैं, नदर्न इजराइल की तरफ, जहां पर लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हो रहे हैं। और लगभग अगर आप कहें तो तेल अवीव से ज़्यादा अगर अभी आज की तारीख में सबसे अधिक हमले हो रहे हैं तो वो इन्हीं हिस्से में हो रहे हैं जहां से होकर हम अभी गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आपने सही कहा कि हमास और हिजबुल्लाह की तुलना में हूती उस तरह से मददगार नहीं हो सकता। उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि हूती वो प्लेयर है जहाँ पर कि उन्हें सऊदी का, UAE का भी सपोर्ट हासिल है। जब तक वो इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन चूंकि अब इस जंग में
ईरान जो है वो सऊदी और यूएई के खिलाफ भी जंग लड़ रहा है, तो वैसे में हूती को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने पुराने मालिक का साथ दे या नए मालिकों का साथ दे, तो बेचारे हो सकते हैं इस धर्म संकट में फंस गए होंगे। लेकिन बहरहाल इजराइल, अमेरिका और ईरान के इस जंग का सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जिस बर्रे के छत्ते की बात आपने कही, उससे मैं दोबारा यही कहता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने शायद वो कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, या फिर कुल्हाड़ी पर जाकर अपने पैर दे मारने की बात आती है कि आप अगर खर्ग आइलैंड में जाकर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास अटैक करते हैं तो जाहिर है कि ईरानियन भी फिर सऊदी में, यूएई में, कतर में ऑयल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और वैसी स्थिति में उन खाड़ी देशों के लिए ज़्यादा और मुश्किलात होंगी। और अभी अभी ईरानी सेना की प्रवक्ता ने सीधे सीधे यूएई के लोगों को एकदम इजरायली अंदाज में चेतावनी देते हुए कहा है कि वो यूएई के पोर्ट से, अमेरिकी बेस के आसपास से और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास ना जाएं, क्योंकि हम वहां पर अटैक करने वाले हैं। तो अब वो कहकर अटैक इस तरह से करने वाले हैं, अब बोलकर अटैक कर रहे हैं। और आपने कहा कि अंदाज रहा है हमेशा से इजराइल का, लेकिन इस समय ईरान की तरफ से वो किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, कहां कहां हमले चल रहे हैं, वो अपने दर्शकों को बता देता हूं। ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, उसी से जुड़ा हुआ अपडेट अपने दर्शकों को सामने रख रहा हूं। इराक के नीनवे प्रांत में अमेरिकी अटैक, ईरान समर्थित मिलिशिया पर ठिकानों पर अटैक। यहां जो ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप है वो अमेरिका के लिए खासे सिरदर्द बने हुए हैं, इसलिए अमेरिका को अब ईरान के अलावा, ईरान की सरजमीन के अलावा भी कई जगहों पर मोर्चा खोलना पड़ रहा है उस मिलिशिया से निपटने के लिए। इधर आपने देखा लेबनान में तो इजराइल ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन यहां इराक में शिया मिलिशिया जो एक्टिव है, ईरान समर्थक, उसको कंटेन करने के लिए यहां अमेरिका को एक्टिव होना पड़ रहा है और अमेरिका ने यहां पर हमला किया है। सैयद अल शुहादा परिसर पर यह बमबारी हुई है। तो ये आप देख रहे हैं वो हिस्से जो असल में बमबारी की, अग्निवर्षा की चपेट में आ रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं क्रमशः। ये इराक में भी, आप ये आपके लिए पहले अगर मैं बताता तो आपके लिए हैरानी होती। जब मैंने आपको ये बताया खुद अमेरिका ने मारा है, तो आपने कुछ पल के लिए सोचा होगा यहां तो असल में एरबिल को धुआं करने में ईरान लगा हुआ है, ये अमेरिका ने क्यों मार दिया। असल में अमेरिका ने यहां एक शिया मिलिशिया गुट के कैंपस पे हमला किया है। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। अमेरिका और इजराइल का ईरान पर अटैक देखिए जरा। हमले में किश द्वीप मिलिट्री बेस नेस्त नाबूद, रेडार और मिलिट्री बेस ठिकानों पर यहां पर विस्फोट हुए हैं, उसकी तस्वीरें देखिए जरा। ये एक मिलिट्री बेस है किस आइलैंड पर, और यहां जब हमला हुआ उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहे हैं तबाही, और बम फूटने के बाद वहां इमारतों पर धुएं की कालिख, और ये नजर आ रहा है आपको कि यहां किस तरह अब से कुछ देर पहले बमों ने विनाश की कहानी लिखी। और अगली खबर यह है कि मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी हुई है। ईरान की लाइफ लाइन खर्ग आइलैंड पर अमेरिका का हमला, सैन्य ठिकानों और सी बेस पर पिन पॉइंटेड बमबारी की गई है। हमले में कंट्रोल टावर और हेलीकॉप्टर हैंगर तबाह हो गया है। होर्मुज में बिछाई जाने वाली ईरानी माइन भी हमले में नष्ट हुई है। इसी जगह पर वो माइनें भी रखी गई थीं जिनको समुद्र में बिछाया जाना था ताकि वहां से निकलने वाले जहाजों को उड़ाया जा सके। तो यहां न सिर्फ हमला किया गया है उन जगहों को जो स्ट्रेटेजिकली अमेरिका की तरफ से इंपॉर्टेंट समझी गई, इसी में एक ठिकाना वो भी था जहां ये माइंस रखी गई थी। खर्ग आइलैंड पर B-2 बॉम्बर से हमला हुआ है। अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। खर्ग आइलैंड पर B-2 बॉम्बर से हमला, खर्ग आइलैंड पर 907 किलो के बॉम्ब से हमला। सीधे सीधे 1000 ही कर लीजिए, थोड़ी सी कसर भी क्यों छोड़े, राउंड फिगर कर ही दीजिए इसको। 1000 किलो का बम। अब आप सोचिए खर्ग आइलैंड एक कोरल आइलैंड जैसा मैंने आपको बताया, ईरान के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत 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 महत्वपूर्ण, और बुशहर से बहुत दूर नहीं है, ये 28-30 किलोमीटर होगा ये। और ये देखिए किस तरीके से उस पर हमला किया गया है। अब ये जो जगह है खर्ग, बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन बहुत सारे दर्शकों के लिए एक नया नाम होगा, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है और यहां पर हमला करके कैसे ईरान की एक तरीके से नस पर हमला कर दिया गया है वो हम आगे आपको बताएंगे। खर्ग आइलैंड पर 907 किलो के बम से हमला, खर्ग द्वीप पर ईरान के सभी सैन्य टारगेट तबाह हो गए हैं, रिपोर्ट ऐसा बता रही है। सारे यहां पर उन्होंने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में जहां पर भी कुछ ऐसा रखा हुआ था जिसका मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं था, उसको भी तबाह कर दिया गया है। अब जरा यहां पर आपके सामने ये भी रखता हूं, बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और आपको इसको देखना बहुत आवश्यक। यहां भीषण बमबारी हुई है खर्ग में। अब ये जो खर्ग आइलैंड है, ये खर्ग द्वीप जो है, ये बहुत छोटी सी जगह है। अगर आप देखें 8 किलोमीटर का एक बार का स्ट्रेच इसका, लेकिन यहां B-2 बम वर्षक विमान ले जाए गए और उनसे 907 किलोग्राम का बम वहां पर ड्रॉप किया गया। खर्ग द्वीप में सभी सैन्य टारगेट तबाह कर दिए गए और
लगभग 2 घंटे तक यहां पर धमाके चलते रहे, द्वीप पर भूकंप जैसे कंपन आते रहे और यह लगातार ही चलता रहा। यहां ईरान का ज्यादातर ऑयल स्टोर करके रखा जाता है और यहीं पर वो टर्मिनल है जहां से ऑयल दुनिया भर के लिए रवाना होता है। और वहां पर यह हमला आप समझ सकते हैं ये किस तरीके से, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जिसको निशाना बनाया गया। अब यहां पर देखिए यहां क्या चल रहा है। ईरान को ट्रंप की अब तक की सबसे बड़ी धमकी और वार्निंग जो भी समझिए आ गई है। होर्मुज बंद रखा तो खर्ग ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले होंगे। तो क्या ये ट्रेलर दिखाया था उन्होंने? क्या ये बताने के लिए कि आगे और बड़ा हमला होगा? ये हमला किया गया था क्या? फिलहाल तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं किया है हमला। ट्रंप ने कहा होर्मुज में दखल हुआ तो बदल सकता है फैसला। खर्ग आइलैंड पर हमला अभी सिर्फ अमेरिकी हमले का ट्रेलर। अभी एक जो मैं कह रहा था आखिरकार वो खबर में आ भी गया कि ये ट्रंप कह रहे हैं अभी ट्रेलर दिखाया है, फिल्म बाकी है। और वो ये भी बता रहे हैं कि खर्ग पर ये जो हमने हमला किया है वो सिर्फ एक वार्निंग के तौर पर किया है। आने वाले दिनों में होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश की गई तो हम इस जगह को और भी ज्यादा दहला देंगे। यहां आपके सामने मैं रख रहा हूं ये अमेरिका का टारगेट, ये जो ईरान का आइलैंड है, अमेरिका के टारगेट पर ईरान का खर्ग द्वीप है जहां अमेरिका ने बॉम्बिंग की। फारस की खाड़ी में पड़ने वाले खर्ग आइलैंड की ईरान से दूरी जैसे अभी बताया था आशीष ने 25 किलोमीटर के लगभग और इसका क्षेत्रफल 48 किलोमीटर का। खर्ग एकदम ईरान के पास फारस की खाड़ी में है। खर्ग ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इसे ईरान का मुख्य लोडिंग पोर्ट कहा जाता है क्योंकि यहां ईरान के सभी तेल ठिकानों से पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचता है। खर्ग आइलैंड ईरान के ऑयल ठिकानों से सीधा लिंक्ड है। ईरान से जाने वाले 90% क्रूड ऑयल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। यहां 10 बड़े ऑयल टैंकर एक साथ लोड हो सकते हैं। इस द्वीप पर बने लोडिंग स्टेशन की स्टोरेज क्षमता 30 मिलियन बैरल है, जबकि इससे ऑयल टैंकर में लोडिंग क्षमता 2 मिलियन बैरल पर डे है। खर्ग द्वीप से ही ईरान का 40% बजट आता है। यानी अगर खर्ग बर्बाद हुआ, बंद हुआ तो ईरान को बेहद बड़ा नुकसान तय है। अब अगर ऐसा है तो संगीता कुमारी हमारे साथ जुड़ रही हैं कतर के पास, कतर से जुड़ रही हैं। ये फारस की खाड़ी है जो उनके करीब ही आपको दिखाई देगी, समंदर में जो दिखाई दे रही है उनके बिल्कुल बैकड्रॉप पर ध्यान दीजिए। वो समंदर जो दिखाई दे रहा है वो फारस की खाड़ी आपको दिखाई दे रही है और यहां से खर्ग बहुत दूर नहीं है। खबर उन तक भी पहुंच गई है, संगीता कुमारी तक भी, कि ये सब हो चुका है। और अब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को इस बात का डर है कि अमेरिका ने कर तो दिया लेकिन क्या उनके किए का भुगतान मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को एक बार फिर से करना पड़ेगा और उनके यहाँ के जो इस तरह के ऑयल रिलेटेड इंस्टॉलेशंस हैं क्या उनको निशाना बनाया जा सकता है? संगीता कुमारी ये डर है क्या वहां? आज थैंक यू दिनेश जी मुझे जोड़ने के लिए। आज बिल्कुल डर है क्योंकि यहाँ पे एक सर्कुलर निकला है और जो मैसेज आता है नेशनल सिक्योरिटी का उसमें कई जगह पे ये भी है कि इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो आज थोड़ी डर की संभावना दिख रही है कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अभी तक तो सब बहुत ही लाइट में चल रहा था, सब आसमान में हो रहा था इंटरसेप्शन वगैरह, लेकिन अब जमीनी हालात भी थोड़े से हैं घबराए हुए। ये संगीता आप तो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को वहां का हाल बताती हैं, वहां की खूबसूरती के बारे में, विशेषताओं के बारे में लोगों को बताती हैं, लेकिन यहां जब आप पहुंची ये समंदर जो आपके करीब दिखाई दे रहा है, ये समंदर की लहरें असल में ये पूरी दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंस रखती हैं, ये आपको यहां आने के बाद रियलाइज हो रहा है क्या? ये हाँ जी बिल्कुल रियलाइज हो रहा है। मैं जैसा कि आपने कहा मैं दुनिया की खूबसूरती दिखाती हूँ और यहाँ भी आई थी कतर की आर्किटेक्चरी और ये कहते हैं कि कतर बहुत रिचेस्ट कंट्री है, सेफ्टी का मामला है, तो ये दिखाने आई थी। लेकिन मैं खुद ही आज 16-17 दिन से यहाँ फंस गई हूँ। और ये जो हॉर्मुज मेरे पीछे ये देख रहे हैं समुद्र में, ये पीछे 2 बड़े शिप यहाँ पे आकर के कमर्शियल पैसेंजर आज 16 दिन से रुकी हुई है। क्योंकि दिखाइए, आप उधर कीजिए प्लीज, कैमरे को उधर कीजिए, हम देखने की कोशिश करते हैं, दिखाइए जरा, क्योंकि उस जगह अगर देख सकते हैं वो 2 जो शिप बड़े बड़े कमर्शियल हैं जिसमें कम से कम 10-12 फ्लोर के वो शिप है जो यहाँ रुकी हुई हैं आज जब से स्टार्ट हुआ है। क्या आप देख पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं जी। मतलब यही तो वजह है संगीता कुमारी जी, ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी, आप प्लीज वो तस्वीरें दिखाएं, हम अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, यही बात अमेरिका को फ्यूरियस कर रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना मतलब ऐसा नहीं होता कि वहां समंदर के पानी में अचानक कोई बैरियर डाल दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है।
वहां को, उस जगह को इतना असुरक्षित बना दिया जाता है, इनसिक्योरिटी वहां इंस्टिल कर दी जाती है कि वहां से जहाज गुजरने में डरने लगते हैं। और यही बात अमेरिका को चिढ़ा रही है। अमेरिका का कहना, हालांकि परसों ही अमेरिका ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हम होर्मुज को जो जरूरी सिक्योरिटी है वो देने में सक्षम नहीं है, और उसके बाद उन्होंने खर्ग पर हमला करके कहा है कि अगर होर्मुज को बंद करने की कोशिश की तो पूरा खर्ग नष्ट कर दिया जाएगा। 1988 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरह का एक बयान दिया था। 1988 में जब केवल व्यापारी की हैसियत से उन्होंने बात कही थी तो कहा था एक गोली भी अगर इधर से चली हमारे जहाजों की तरफ तो हम खर्ग को तबाह कर देंगे। तब वो राष्ट्रपति नहीं थे। खर्ग बहुत दिनों से डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में झूलता रहा है। तो क्या खर्ग को तबाह करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? 1988, साल 1988, अब जरा यह भी देख लीजिए, यहां पर CIA की रिपोर्ट भी आपके सामने में रखने वाला हूं। साल 1988 में ट्रंप का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है तो फिर अमेरिका को खर्ग आइलैंड का कब्जा कर लेना चाहिए। यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसे आप ये पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के बातों से समझ सकते हैं कि उनके एजेंडे में खर्ग कब से है। साल 1984 में CIA ने खर्ग को लेकर एक सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की थी। यह सीक्रेट रिपोर्ट है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। खर्ग आइलैंड से संबंधित ये जो रिपोर्ट है, आशीष एक बार फिर से आप यहां पर चाहिए, ये जो रिपोर्ट है खर्ग आइलैंड से संबंधित, इसमें जाहिर है खर्ग के बारे में उसकी पूरी कुंडली खोल दी गई है। CIA दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसीज में से एक, और उसकी ये रिपोर्ट, तो ये असल में एक बहाना मिल गया है क्या खर्ग पर हमला करने का? देखिए, जैसे ही अगर 85 से 90 और 95% तक का अगर ऑयल का वो लाइफलाइन खर्ग है, तो CIA जब शुरुआत से ही लगभग 30-40 साल में, चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो, और किस तरह से नेवल बेसेस और डिफेंसेस, एग्जैक्टली, इसको लेकर जो ईरान का प्रिंसिपल ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, उससे कैसे कैप्चर किया जाएगा, ये सब कुछ CIA की रिपोर्ट में डिटेल में दिया गया है। कैसे 9 से 10 मिलियन बैरल पर डे वाली कैपेसिटी है इसकी एक्सपोर्ट करने की। तेल तो हमेशा से ही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा एक चुंबक रहा है, और अगर इस इतने बड़े चुंबक ईरान की बात करें तो सबसे मेन पॉइंट है वो है खर्ग आइलैंड। और मैं बता दूं, इस तरफ मरीन्स को डिप्लॉयमेंट वाली बात भी अमेरिका की तरफ से शुरू कर दी गई तो है। क्या इस जगह पर मरीन को डिप्लॉय किया जाएगा और क्या यहां से वो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा? मरीन को वेनेजुएला में जिस तरह की कामयाबी मिल गई, एक्चुअली समझा जा रहा था कि यहां भी ऐसा ही कुछ होगा। अब बहरहाल वैसा हुआ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो चनों जैसा मामला नहीं है कोई है कि हाँ लोहे का चना भी है। अब ये देखिए ईरान, ये तेहरान में क्या चल रहा है, इजराइल का यहां पर भी हमला चल रहा है। हालांकि ये ईरान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि तेहरान को तुम एकदम खत्म भी कर दोगे तो हमारे ऑपरेशन रुकेंगे नहीं, क्योंकि मोज़ेक डॉक्ट्रिन पर हमने काम किया है। ईरान अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर हमला हुआ है। इजरायली बमबारी के बाद जोरदार धमाका, धमाके के बाद भीषण आग लग गई है। अब जरा अगली खबर की तरफ चलिए बहुत जल्दी से। ईरान ने UAE पर किया ड्रोन हमला। फुजैरा पोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद तबाही। फुजैरा पोर्ट में अब ये UAE और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, जनरल कुलकर्णी ये सोच रही होंगी कि उन्होंने गलती की है या लॉन्ग टर्म में अमेरिका के साथ रहकर ही फायदा होगा। दिनेश जी, ये तो अब कैच 22 सिचुएशन है, पर सवाल ये है कि जो भी आज तरक्की हम लोग खाड़ी के देशों में देखते हैं, वो सारी की सारी जो तरक्की है वो अमेरिका को ही उसका श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ से पैसा उठाया, क्योंकि वो तो पैसे के खेलते हैं। तो उन्होंने वहाँ से पैसा उठाया, वो पैसा खुद खर्च किया और खुद अपने आदमियों पे खर्च किया। वही ईरान में भी जो तरह की खुशहाली शुरुआत में थी वो भी वही से उसके साथ थी। लेकिन जो आप खर्ग आइलैंड की बात कर रहे थे, वहाँ पे 30 मिलियन बैरल तेल, 30 मिलियन बैरल तेल का मतलब है कि खाड़ी वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 20 मिलियन बैरल तेल ही का निर्यात होता है, और विश्व में सिर्फ 100 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल होता है एक दिन में। तो आप समझ सकते हैं कितना तेल खर्ग आइलैंड में रखा हुआ है। और 22 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड, जो तकरीबन जैसे आपने कहा 25 किलोमीटर को दक्षिण में है ईरान के, उसका कब्जा करना अमेरिका के लिए निहायत जरूरी है अगर उसको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर कब्जा करना है। ठीक है, जैसे आशीष कह रहे हैं, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मनीष, हमारे संवाददाता जो कि इजराइल में मौजूद हैं, कुछ आवश्यक और इंपॉर्टेंट उनके पास शेयर करने के लिए उनके पास फौरन जा सकते हैं। ओवर टू यू मनीष। बिल्कुल दिनेश, देखिए एक बार फिर TV9 की टीम एक और लोकेशन से इस वक्त रिपोर्ट कर रही है और हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ईरानी मिसाइल ने किस तरह की तबाही मचाई है इस पूरे इलाके में, कि इस इलाके के कई घर तबाह हो चुके हैं और उस घर में अब हालत ये बन गई है कि वहाँ पर लोग रह भी नहीं सकते, तो उसे बुलडोजर से अब तोड़कर गिराया जा रहा है और यहाँ से सारा मलबा हटाया जा रहा है। और ये सब कहाँ हुआ, किस जगह पर हुआ, कहाँ पर गिरी थी वो ईरान की मिसाइल, वो आप देखिए। यहाँ देखिए कितना बड़ा गड्ढा बन चुका है। ओह माय गॉड। ये है
ईरानी मिसाइल की स्ट्रेंथ। और आप सोचिए 2000 किलोमीटर दूर से वो मिसाइल आई थी और इस वक्त देखिए यहाँ पर कितना बड़ा और कितना गहरा गड्ढा बन चुका है और इसका क्रेटर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्थिति है। और जब यहाँ पर ये गिरा उसके बाद की स्थिति क्या हुई, तो यहाँ आसपास में जितने घर थे या फिर गाड़ियाँ थी या फिर यहाँ तक सोचिए देखिए कि पेड़ तक जो है सो टूट चुके हैं। और उसके बाद आप देखिए आसपास के इलाकों में तो यहाँ पर किस तरह से अलग अलग घरों में पूरी तबाही मची है। इजराइल के राष्ट्रपति भी इस जगह को देखने के लिए आज पहुंचे थे और सबसे बड़ी बात है कि देखिए इस जगह की तबाही यहाँ पर एक एक चीज़ बता रही है कि वो मिसाइल कितना बड़ा होगा, कितना पावरफुल होगा। जैसा कि हम लगातार बताते रहे हैं कि यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को अभी मैं एक और चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ से लगातार जो राहत और बचाव की एजेंसियां हैं वो यहाँ पर जो क्षति हुई है उन सबको हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देख लीजिए कि ट्रकों से यहाँ से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है और तब ये स्थिति बनी है। और ये जहाँ तक आप नजरें जा रही है उस जगह तक इस तबाही के निशान साफ तौर पर दिख रहे हैं। तो यहाँ बड़ा सा एरिया, बड़े से एरिया में सीधे इस मिसाइल का इम्पैक्ट हुआ। सबसे बड़ी बात है कि ईरान की वो मिसाइलें जो कि इंपॉर्टेंट खबर, और वहां जिस तरीके से स्थितियां निर्जन दिखाई दे रही है बताने के लिए काफी कि उस मिसाइल ने क्या इंपैक्ट किया है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है वो बता दूं, और आशीष ने अभी वो खबर मुझे बताई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मरीन्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अमेरिका ने वहां मरीन्स डिप्लॉयड कर दिए हैं। मरीन्स ये 2500 मरीन बताए जा रहे हैं, 2500 मरीन वहां डिप्लॉय कर दिए गए हैं। और जो तस्वीरें आई हैं वो भी आपके सामने रख रहा हूं, ये तस्वीर अगर इसको आप क्लोज इन कर सकें। यहां मरीन्स का डिप्लॉयमेंट, अमेरिका का एक दिन पहले यह स्वीकारना कि यहां पर हमने हमारे पास पर्याप्त यहां सुरक्षा मुहैया कराने लायक हमने स्थितियां यहां नहीं बना पाए हैं। और ये अब बताया जा रहा है कि ये यहां 2500 मरीन डिप्लॉय कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है आशीष? यही जो ग्राउंड इन्वेजन वाली हम बात कर रहे थे कि जब रियलाइज हो रहा है कि एयर अटैक से, मिसाइल से बहुत कुछ ईरान को वो दबा नहीं पा रहे हैं और ईरान की तरफ से रिटेलिएशन अभी भी जारी है, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड उन्हें लगाने पड़ेंगे। जो CIA की रिपोर्ट आप बता रहे थे ये उसी की तरफ, उसी दिशा में ये आगे बढ़ता हुआ कदम है। ये शुरुआती अगर 2500 मरीन्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिप्लॉय किया गया है, यानी कि किसी तरह से जो ऑयल पाइपलाइन है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसको किसी तरह से एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का एक एटलीस्ट कम से कम इंडिकेशन दिया जाए। इसीलिए अमेरिका की तरफ से 2500, फिलहाल ये फर्स्ट बैच है, 2500 मरीन्स डिप्लॉय कर दिए गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और ये नंबर धीरे धीरे और भी बढ़ सकता है ताकि हॉर्मुज को लेकर, सप्लाई चेन को लेकर, ऑयल सप्लाई को लेकर, CNG, LPG इन सभी को लेकर जो लगातार पूरे वर्ल्ड में तबाही मची हुई है उसे किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। किसी तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक एलिमेंट के तौर पर एटलीस्ट इंट्रोड्यूस। जनरल कुलकर्णी का भी इनपुट इसमें लेना चाहूंगा। सर, मरीन्स का डिप्लॉयमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये मरीन्स की जान को खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं ट्रंप? देखिएगा, ये लड़ाई है और लड़ाई में आज की तारीख में कुछ तो नुकसान होगा, लेकिन मकसद अगर अमेरिका को वहाँ पे अपना झंडा गाड़ना है, US सेंट्रल कमांड को यकीन करना है, जिसका मेन टास्क है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखेंगे, पूरे विश्व भर में जो किल्लत आई है तेल की, उस पर खामी आएगी और अमेरिका की जो छवि है उस पर भी थोड़ा सा सुधार होगा। और ईरान जहाँ से 94% तेल सिर्फ खर्क आइलैंड से जाता है, ईरान के ऊपर भी दबाव पड़ेगा, क्योंकि ईरान का हौसला तो बहुत बुलंद है, पर उस बुलंद हौसले के लिए ऊर्जा की जरूरत है। वो ऊर्जा अगर एक कैंपेन और इसके द्वारा कम किया जा सकता है तो शायद कहीं ना कहीं अगले हफ्ते भर और 10 दिन में यकीन कर सकते हैं कि शांति बहाल हो सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है। एक बार फिर से इस खबर को देखिए। हॉर्मुज में अमेरिका ने तैनात किए, डिप्लॉय किए अपने मरीन्स। 2500 की तादाद में मरीन्स को डिप्लॉय किया गया। अमेरिका की तरफ से दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश कि मत समझिए कि ईरान अपनी मर्जी से हॉर्मुज का गला घोंट सकता है। जब तक हम हैं तब तक यहां पर हम इंश्योर करेंगे कि ईरान की दादागिरी नहीं चले। लेकिन यह सिर्फ टोकनिज्म है या टोकनिज्म से बियॉन्ड इसका कोई इंपॉर्टेंस है और हम आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई भी मरीन्स की तरफ से देख सकते हैं? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, मरीन्स ये एक स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट है। अभी जो मेनलैंड ईरान है उस पर डिप्लॉयमेंट शुरू नहीं हुई या कब होगा पता नहीं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी इंगित करता है कि जो ये खर्ग आइलैंड था, जिसका हम काफी दिनों से अंदेशा लगा रहे थे कि ये लास्ट एंड फाइनल स्ट्रॉ होगा जब वो कंट्रोल करेगा अमेरिका, उसको उन्होंने स्ट्रैटेजिकली कंट्रोल कर लिया है। लेकिन हॉर्मुज पर अभी भी ईरान का कंट्रोल है, वहां पर वो सील माइंस वो ले कर रहे हैं।
और पहले बड़े बोट से करते थे, उनको अमेरिकन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब छोटे छोटे बोट से वो माइंस वहां डिप्लॉय कर रहे हैं। तो वो एक अगला फ्रंटियर है कि वो किसी तरह वहां खत्म कर दें, या वहां पर जो शिप की आवाजाही है वो माइंस के चलते नहीं रुके। अगर एक भी रुक जाती है तो आप समझिए बैक टू स्क्वायर वन होगा हॉर्मुज को लेकर। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जिस पर अमेरिका भी काम कर रहा है। एक्टिविटीज हो रही है प्रोफेसर अमिताभ, संगीता कुमारी जी के पास एक बार फिर चलेंगे, फिर उनको फ्री करते हैं क्योंकि जाहिर है उनको भी लेकिन ये तस्वीरें जो मैं इस समय आपको दिखा रहा हूं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी मरीन्स के डिप्लॉयमेंट की तस्वीरें हैं। अमेरिकी मरीन्स जिनकी तादाद 2500 बताई जा रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात कर दिया गया है। संगीता कुमारी जी जो इस वक्त कतर में मौजूद है, बहुत करीब पास में ही आपको पारस की खाड़ी दिखाई दे रही है, वहां से वो इन तमाम खबरों को जब सुनने को मिल रहा है, खास तौर से कतर में, मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज में, क्या भावनाएं हैं जो प्रिवेलेंट हैं इस समय? क्या लग रहा है चीजें और एस्केलेट करती जा रही हैं बजाय समाप्त होने के, शांत होने के? संगीता जी एक्सक्लेट हो रही हैं। पेट्रोलिंग जो पहले 2-3 घंटे पे होती थी आसमान में हेलीकॉप्टर से, अभी फ्रिक्वेंट हो रही है। अभी मैं कैप्चर कर नहीं पाई, लेकिन जस्ट अभी हमारे ऊपर से 2 क्रॉस हुए हैं। तो ये चीजें थोड़ा यहाँ पे एक्सक्लेट हो गया है और सिक्योरिटी फ्रंट पे ज्यादा प्रिकॉशनरी भी एडवाइजरी दी जा रही है कि घर के अंदर रहिए, और जो ओपन स्पेस में लोग इफ्तार के लिए और वैसे भी जमा हो रहे थे उनको भी आज कहा गया है कि आप ना हो, और कुछ कुछ जगह को इवैक्यूएट भी किया गया है। तो साफ तौर पे एक और खबर आ रही है संगीता जी, बहरीन के शेख ईसा बेस पर भी हमला हुआ है, और यहां ईरान ने हमला किया, बहरीन में एक बार फिर से हमला हुआ है। मतलब यूएई तो इस तपिश को बहुत जम के झेल रहा है। मैं अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। यूएई इसको महसूस कर रहा है, बहरीन इसको महसूस कर रहा है, इराक को लग रहा है कि ये क्या हो गया। कतर में आप सुन ही रहे हैं, संगीता जी वहां से बता रही हैं कि चीजें एस्केलेशन की तरफ जा रही हैं। ईरान ने यूएई पर फिर दागे ड्रोन। अगली खबर देखिए, एरबिल में मौजूद कॉन्सुलेट में हमला हुआ, हमले के बाद दिखा धुएं का गुबार। क्विकली दिखाइए, इसकी तस्वीरें भी दिखाइए। ये तस्वीरें देखिए वहां, ये एरबिल में, यूएई के नहीं इराक के आप शायद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हटाइए यहां से, ये ठीक नहीं है। ये इराक में एरबिल बेस जो है वहां पर हमले की तस्वीरें। अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का जवाब, ऊर्जा संयंत्र पर हमला हुआ तो वो जवाब देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के तेल कंपनियों पर हमला होगा, ईरान ने कहा तेल कंपनियों को राख कर देंगे। ईरान ने ये बात भी कही, यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ी कंपनियों पर अटैक होंगे, ईरान ने यह बात भी कही। प्रोफेसर अमिताभ, ये खास तौर से क्या आपको लग रहा है आने वाले दिनों में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ से कोई बड़ा इनिशिएटिव होगा इसको लेकर? अमेरिका से बात करने की या ईरान पर दबाव डालने की कोई कोशिश होगी, या ये इस समय सैंडविच बन चुके हैं, इससे ज्यादा इनका वजूद नहीं? एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट मैंने सुना था कि पेजेश्कियान साहब ने जब माफी मांगी थी कि हम अटैक नहीं करेंगे, उसके बाद ट्रंप साहब ने यूनिलैटरली एक पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे कि ईरान सरेंडर करना चाहता है। तो ये जो बातचीत चल रही थी मीडिएशन की, जीसीसी कंट्रीज पे अटैक नहीं करेंगे, उसके बीच ये सरेंडर का जो पोस्ट आया, उसके लेकर ईरानियंस और भड़क गए। अब उन्होंने कहा अब नहीं छोड़ेंगे। तो अब जो डिप्लोमेटिक चैनल जो भी खुला था कि अटैक नहीं होगा, वो फिर से अटैक चालू हो गया, और ये चालू रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है जीसीसी कंट्री रेस्ट्रेंट कर रही हैं, और उनको रेस्ट्रेंट करना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह जो इजराइल का अल्टीमेट मोटिव था कि पूरा गल्फ लड़ जाए एक दूसरे से, जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं वो आपस में ही लड़ जाएं, वो अचीव नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी वहां की जनता ईरान की जनता से सिंपैथी रखती है, और एक दूसरे से दोनों सिंपैथी रखते हैं। तो वो चीज मुझे नहीं लगता है जीसीसी कंट्रीज होने देंगे। जी दिनेश जी, अगले चरण की तरफ आपको ले चलता हूं। खर्क का बदला, ईरान करेगा हमला। जरा ये देखिए, ईरान भी हमला करेगा, ये ईरान ने तय कर दिया है। अब आप सबसे सेंसिटिव जगह पर अगर आप हमले करेंगे तो फिर ईरान भी छोड़ेगा नहीं। ईरान भी यहां जाहिर है यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है, और ईरान ने बार बार ये बात कही है कि हम नहीं चाहते थे, लेकिन आपने हमको दीवार के साथ हमारी पीठ लगा दी और हमारे पास अब कोई चारा बचा नहीं है। खर्क का बदला ईरान किस तरीके से हमला करेगा? पहला टारगेट रास तनूरा टर्मिनल, सऊदी अरब। क्या आरामको जैसी बड़ी, जो वहां बड़ा संयंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी जो कही जाती है, क्या उसको एक बड़ा झटका देने की तैयारी है? ईरान से दूरी 400 किलोमीटर की है इसकी, क्या इस पर हमला होगा? दूसरा टारगेट क्या फुजैरा तेल टर्मिनल हो सकता है यूएई का, ईरान से जिसकी 350 किलोमीटर की दूरी है? क्या तीसरा टारगेट रुमाला ऑयल फील्ड हो सकता है इराक का? ईरान से दूरी 150 किलोमीटर मात्र है।
क्या चौथा टारगेट रस लफान LNG टर्मिनल हो सकता है कतर का, जिसकी ईरान से दूरी 400 किलोमीटर है? क्या पांचवां टारगेट शाइबा ऑयल फील्ड सऊदी अरब हो सकती है, जिसकी ईरान से दूरी 550 किलोमीटर है? ये वो संभावित और सबसे ज्यादा वल्नरेबल जगहें हैं जो ईरान में खर्क के हमले के बाद ऐसा लग रहा है कभी भी दहलाई जा सकती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, जिस समय मैं आपको यह खबर बता रहा हूं उस समय इजराइल के ऊपर फिर से ताजा हमला हुआ है। इजराइल के ऊपर फिर से मिसाइलों की बारिश की गई है। आशीष ने अभी अभी ये खबर पहुंचाई और अब इसको हम आपको ब्रेक कर रहे हैं। अभी ये खबर आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे भी। उन जगहों को अब अलर्ट कर दिया गया है, रेड सायरन बजने लगे हैं। ईरान ने फिर से इजराइल पर मिसाइलें मारी हैं। सेंट्रल इजराइल की तरफ दागी गई हैं मिसाइलें। पूरे सेंट्रल इजराइल में अलर्ट जारी, कुछ ही देर में पहुंचेंगी ईरानी मिसाइलें। यहां से मिसाइलें चल चुकी, ये फ्रेश वेव है। आशीष क्विकली, ये फिर से लगभग उसी तरीके से, आशीष आप आ जाएं यहां, ये बिल्कुल उसी तरीके से हमको फिर दिखाई दे रहा है जैसा हमने परसों अपने दर्शकों को दिखाया था। अड़ी में ईरान में महाविनाश हुआ है। तेहरान के पुलिस कमांड मुख्यालय पर विस्फोट हुआ। भीषण विस्फोट में तबाह सैकड़ों गाड़ियां, कार के अंदर शव देखे जाने से दहशत, धमाकों में खंडहर हुई कई रिहायशी इमारतें। यहां आप देख रहे हैं तेहरान को जिस तरीके से स्मशान में बदल दिया है अमेरिकी हमलों ने, वो उसकी तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। इजराइल और अमेरिकी हमलों ने, देखिए यहां का क्या हाल किया है। ये कारों के हाल देखिए, घरों के हाल देखिए, निर्जन सड़कें देखिए और अंदाजा लगाइए तेहरान का हाल क्या है। लेकिन उसके बावजूद ईरान कह रहा है ना हम थमेंगे ना हम रुकेंगे। ईरान के कई प्रांतों में भीषण तबाही का मंजर। अगली खबर देखिए, लोरेस्तान में अमेरिका इजराइल की बमबारी, अलाश्तर के पुलिस हेडक्वार्टर पर किया हमला। एयर स्ट्राइक के बीच भागते नजर आए लोग। धमाकों में सैकड़ों गाड़ियां और घर तबाह, सैकड़ों गाड़ियां और धमाकों में तबाह। यहां उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोरेस्तान की तस्वीर यहां आप देख रहे हैं। तेहरान के बाद अब लोरेस्तान में आपको दिखा रहा हूं। यहां भी देखिए, ये ध्वस्त हुए मकान देखिए, इमारतें देखिए और यहां पैनिक देखिए, लोगों में अफरा तफरी देखिए। और अगली खबर, ईरान में इजराइल के हमलों से महातबाही हुई। ईरान में अब तक करीब 8000 हमलों का दावा, 4700 हमलों से ईरान के मिसाइल बेस दहलाए गए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 1000 से ज्यादा हमले हुए। आईडीएफ ने जारी किया हमलों का वीडियो, आईडीएफ ने इन हमलों का वीडियो जारी किया। अभी आपको मैंने दिखाया किस तरीके से टेल अवीव को निशाना बनाकर मिसाइलों की बौछार की गई है एक बार फिर से ईरान की तरफ से। और यहां देखिए, ईरान में हर जगह को दहलाने में अमेरिका और इजराइल लगे हुए हैं। यहां हमलों में 4700 से ज्यादा बेसिस दहलाए गए हैं। इधर देखिए, हिजबुल्लाह पर 1000 से ज्यादा हमले हुए हैं। आईडीएफ ने हमलों का वीडियो जारी किया है। कुल मिलाकर इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने बहुत भयानक नुकसान पहुंचाया है। इन हमलों में वो लेबनान हो या फिर ईरान हो। अब जरा देखिए, ईरान में महातबाही, जंग के 15 दिन और किस तरीके से तबाही बरपा हुई है वहां। ईरान में अब तक 7600 से ज्यादा इजरायली हमले हुए हैं। ईरानी शासन के ठिकानों पर 2000 से ज्यादा हमले हुए हैं। ईरान के मिसाइल बेसिस पर 4700 हमले हुए हैं। ऑपरेशन लायंस रोड में 4700 से ज्यादा उड़ानें भरी गई अब तक। ईरान के एयर स्पेस में 380 से ज्यादा ऑपरेशन। और माइंड यू, इसमें यह ध्यान रखिएगा कि हम ऑपरेशन अभी एपिक फ्यूरी की बात नहीं कर रहे हैं, ये केवल इजराइल के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ईरान के एयर स्पेस में 380 से ज्यादा ऑपरेशंस, लेबनान के अंदर 1100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, ये केवल इजराइल का हिसाब है। आईडीएफ के हमलों में 380 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। ये आईडीएफ और मोसाद की तरफ से जो डेटा दिया गया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब अगली खबर देखिए, होर्मुज में फंसे भारत के जहाज। कितने जहाज फंसे हुए हैं, क्या क्या वहां फंसा हुआ है, एलपीजी से जुड़े हुए कितने, 6 उनकी संख्या बताई जा रही है। एलएनजी से जुड़ा हुआ कितना हिसाब है वो भी मैं आपको बताता हूं। अब जरा देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका इतना सेंसिटिव क्यों है। अमेरिका, पूरी दुनिया का गुस्सा वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पर है और वो जानता है कि ईरान ने इस जगह को चोक किया तो करेगा चोक ईरान, लेकिन दुनिया के लिए खलनायक बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और इसीलिए इस जगह पर निर्बाध आवाजाही, निर्बाध तो खैर क्या ही होगी इस समय, लेकिन फिर भी ये जगह चलती रहे, ये कोशिश की जा रही है। भारत के जो जहाज फंसे हुए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एलपीजी से जुड़े हुए 6, एलएनजी 1, क्रूड से जुड़ा हुआ टैंकर शिप यहां 4, केमिकल लाने वाला 1, कंटेनर्स यहां 3, यहां पर देखिए जरा बाकी भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर 22 ऐसे ट्रांसपोर्ट शिप यहां पर फंसे हुए हैं। और जाहिर है ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है और ईरान ने आश्वस्त किया है कि कुछ एक जहाज़ों को हम यहां से जाने देंगे और उनके इस संदर्भ में क्या वो भारतीय जहाज़ भी होंगे और उनको कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कई बार ये भी समझा जाता है कि अगर
ईरान की तरफ से मान लीजिए उसके विदेश विभाग की तरफ से आश्वस्त भी किया गया कि आपके जहाज निर्विघ्न यहां से जाने दिए जाएंगे, तो भी क्या जो मोज़ैक डॉक्ट्रिन जिसके तहत ईरान इस समय लड़ाई लड़ रहा है, क्या किसी कंफ्यूजन में किसी तरह के नुकसान होने का अंदेशा बना रहेगा, ये एक सवाल है। अगली खबर देखिए, ईरान की यूक्रेन को चेतावनी। इजराइल को दिया ड्रोन तो होंगे हमले, ईरान ने कहा। यूक्रेन को इजराइल की मदद महंगी पड़ेगी। यूक्रेन को इजराइल की मदद बहुत महंगी पड़ेगी। इजराइल को ड्रोन दिया अगर तो क्या होने वाला है देख लीजिए ये। और जाहिर है ये अगर बात कही जा रही है तो फिर इसमें केवल स्टेटमेंट एक कंट्री की तरफ से नहीं है, फिर ये जो एसोसिएशन कहा जाता है, इन कंट्रीज का जो एफिलिएशन कहा जाता है, वो यहां पर काम आएगा। अब यहां देखिए, नॉन स्टॉप विनाशक हमलों से थर्राया ईरान। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं, देखिए जरा। नॉन स्टॉप विनाशक हमले, जंग के 15वें दिन अमेरिका इजराइल का भीषण हमला। तेहरान के कई इलाकों में आसमानी धमाकों से कोहराम। अगली खबर देखिए, आईडीएफ की विध्वंसक एयर स्ट्राइक से कांपा लेबनान। बेरूत के रिहायशी इलाकों में मिसाइल हमला। भयंकर विस्फोट से पूरे बेरूत में दहशत। और अगली खबर देखिए, इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से कोहराम। इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 46वीं लहर। अभी अभी हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई, तेल अवीव को निशाना बनाकर यह 46वां हमला। आईआरजीसी ने जारी किया हमलों का वीडियो। और एक और खबर देखिए, इजराइल में क्लस्टर बम हमलों से हड़कंप। ईरान ने क्लस्टर बम से लैस बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। तेल अवीव और शोहम में 20 से ज्यादा धमाके। ये खबर देखिए जरा।